हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्ट टॉपिक्स पर पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 4 जिसका नाम है 1991 की नई आर्थिक नीति। आज हमारी ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की और इस क्लास के अंदर हम कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण शब्द के बारे में जानेंगे जो कि परीक्षा में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। और इससे पहले जितने भी संभव क्वेश्चंस बन सकते थे इस चैप्टर में से वो मैं आप सभी क्वेश्चंस आप लोगों को करा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण शब्द। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण से अभिप्राय प्रचलित करेंसी को सरकार द्वारा वापस लेकर नई करेंसी जारी करना है, जिसका उद्देश्य अवैध लेन-देन और असामाजिक गतिविधियों को रोकना है। यानी कि विमुद्रीकरण का अर्थ होता है कि जो करेंसी वर्तमान में चल रही है उसको बदल करके उसकी जगह पे नई करेंसी लेकर के आना, जिसका उद्देश्य होता है कि जो भी अवैध लेन-देन है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है लेन-देन का उसको रोका जाए और असामाजिक गतिविधियां जो हैं जिनमें पैसा लगातार खर्च हो रहा है, जैसे कोई आतंकवादी फंडिंग या फिर कोई गलत सामाजिक संस्था को चलाने में फंडिंग की जाना, उसको रोका जाए। इस कारण से सरकारों के द्वारा समय समय पर विमुद्रीकरण किया जाता है। और अभी लास्ट टाइम जो विमुद्रीकरण हुआ भारत के अंदर वो 8 नवंबर 2016 को किया गया, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया और उसके जगह पर नए प्रकार के 500 और 2000 के नोट चलाए गए। वही सेकंड है उपभोक्ता की प्रभुता। उपभोक्ता की प्रभुता का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ता की पसंद से करना है। यानी वर्तमान समय में उपभोक्ता की प्रभुता का दौर चल रहा है, जिसका अर्थ होता है कि उपभोक्ता को कौन सी वस्तु और सेवाएं पसंद है। एक उत्पादक उपभोक्ता की पसंद को पहले पहचानेगा और उसके हिसाब से जो है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगा। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है उपभोक्ता की प्रभुता। थर्ड है गेट, GATT गेट। गेट की स्थापना वर्ष 1948 में हुई, जिसका नाम परिवर्तित करके 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। और इसका कार्य पहला प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क अवरोधों को हटाकर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। सेकंड, वैश्विक बाजार में सदस्य देशों द्वारा मुक्त पहुंच को प्रोत्साहित करना। एंड थर्ड, वैश्विक संसाधनों का इष्टतम आवंटन सुनिश्चित करना। यानी कि WTO, जिसे पहले गेट, जनरल एंटी ऑर्डिनेंस रूल्स कहा जाता था, कि गेट के नाम से जिसकी पहले स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में, उसको 1 जनवरी 1995 में बदल के WTO कर दिया गया। और अब इसका कार्य बना दिया गया सबसे पहला कि कोई भी शुल्क या गैर शुल्क अवरोध है उनको हटा के मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। वैश्विक बाजार में सदस्य देशों के द्वारा पहुंच को प्रोत्साहित किया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वैश्विक व्यापार में शामिल हों और जो वैश्विक संसाधन है उनका सही तरीके से आवंटन सुनिश्चित हो, मतलब जो जितने के योग्य है उसको उतना उतना संसाधनों से हिस्सा दे दिया जाए। फोर्थ है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अभिप्राय विदेशियों द्वारा भारत में व्यवसाय प्रतिष्ठान यानी संस्था के माध्यम से निवेश करना। यानी जब विदेशियों के द्वारा भारत के अंदर किसी संस्था के माध्यम से अपना व्यापार शुरू किया जाता है, यानी कि कोई संस्था खोलना और उसके माध्यम से व्यापार करना, तो इस प्रकार के निवेश को FDI कहा जाता है। जबकि सेकंड जो निवेश होता है FII, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश से अभिप्राय भारतीय कंपनी में विदेशी बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग संस्थाओं के निवेश से है। यह केवल भारतीय शेयर बाजार में निवेश करता है। यानी FII वह निवेश जो केवल भारतीय शेयर बाजार में किसी बैंक या नॉन बैंकिंग कंपनी के माध्यम से भारत के शेयर बाजार में धन लगाया जाता है और अपना व्यापार किया जाता है। इस प्रकार के निवेश को कहते हैं FII यानी विदेशी संस्थागत निवेश। जबकि
एफडीआई का मतलब होता है कि भारत की भूमि पर सीधे विदेशी के द्वारा निवेश किया गया। तो एफडीआई में सीधे देश के अंदर निवेश किया जाता है भारत की भूमि पर, जबकि एफआईआई में केवल शेयर बाजार तक निवेश किया जाता है। तो ये इसके बीच में डिफरेंस है। छठा पॉइंट है नई आर्थिक नीति ने एलक्यूजी के स्थान पर एलपीजी को प्रतिस्थापित किया। यानी कि पहले जहां हम एलक्यूजी फॉलो करते थे, अब हम एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को फॉलो करने लगे, जिसकी आधारशिला 24 जुलाई 1991 में रखी गई। यानी कि हमने नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 में अपनाई। उसका पॉइंट नंबर 7 है विनिवेश। विनिवेश से अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों को निजी उद्यमों को बेचना है, जिससे निजीकरण को बढ़ावा मिले। यानी कि विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा जो सरकारी क्षेत्र हैं उनके उद्यमों के शेयरों को निजी उद्यमों को बेच दिया जाता है, यानी प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिया जाता है, जिससे उस सरकारी उद्यम का धीमे धीमे निजीकरण हो जाता है, यानी कि क्षेत्र निजी उद्यमों के हाथों में चला जाता है। तो भारत के अंदर जो निजीकरण को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है वह सरकार विनिवेश के माध्यम से ही पूरी कर रही है, यानी सरकारी उद्यमों के शेयरों को निजी क्षेत्र के लोगों को बेचना। 8वां पॉइंट है संरचनात्मक परिवर्तन के साथ आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। यानी कि आप संरचनात्मक परिवर्तन कर रहे हो, यानी पहले से जो स्ट्रक्चर है आप लगातार उसमें परिवर्तन कर रहे हो, सुधार कर रहे हो, उसके साथ साथ आप उत्पादन भी बढ़ा रहे हो। तो संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक समृद्धि यानी उत्पादन को बढ़ाना, इन दोनों को आर्थिक विकास कहा जाता है। 9 पॉइंट है प्रशुल्क। घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने, आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए लगाए जाते हैं। यानी जो प्रशुल्क होते हैं टैरिफ वगैरह, ये घरेलू उद्योगों को संरक्षित करना और आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए लगाए जाते हैं ताकि हम आयात को कम करें, टैरिफ। पॉइंट नंबर 10 है हमारा वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक अप्रत्यक्ष कर है। यानी जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर होता है क्योंकि ये सरकार के द्वारा उत्पादक पर लगाया जाता है, जिसको वह वस्तु की कीमत में शामिल करके उपभोक्ता से वसूल लेते हैं। इसी कारण से इसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। पॉइंट नंबर 11 है एफडीआई द्वारा आर्थिक उपनिवेशवाद होता है। यानी वर्तमान समय में आर्थिक उपनिवेशवाद जो शब्द आ रहा है ये एफडीआई को दिखाता है कि एफडीआई के द्वारा किसी देश में इन्वेस्टमेंट किया गया और वहां की कंपनियों पे कब्जा, वहां के क्षेत्र पे कब्जा कंपनियों के द्वारा जमा लिया गया और वहां के अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है उसको ये कंपनियां प्रभावित करती हैं सरकार में शामिल होकर के, यही कहलाता है आर्थिक उपनिवेशवाद। पॉइंट नंबर 12 है बाहरी स्रोत। बाहरी स्रोत से अभिप्राय व्यवसाय संबंधी सेवाएं बाहरी दुनिया से किराए पर लेना या देने से है, जैसे कॉल सेंटर इत्यादि। यानी कि बाहरी स्रोत का अर्थ होता है कि हम अपने व्यवसाय को करने के लिए जो सेवाएं हैं वो बाहरी दुनिया से किराए पर लेते हैं या किराए पर हम देते हैं। इस प्रक्रिया को बाहरी स्रोत कहा जाता है और भारत बाहरी स्रोत में यानी आउटसोर्सिंग में लगातार उभरता हुआ कंट्री माना जा रहा है और यहाँ से बहुत सारी विदेशों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं कॉल सेंटर इत्यादि के माध्यम से। और पॉइंट नंबर 13 हमारा कि नई आर्थिक नीति अपनाने के कारण विदेशी नई आर्थिक नीति अपनाने के कारण यानी नई आर्थिक नीति जो अपनाने का कारण रहा वो रहा पहला विदेशी विनिमय कोष का घटना, दूसरा राजकोषीय घाटे में वृद्धि होना, तीसरा मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि होना और चौथा सार्वजनिक उद्यमों की अकुशलता का होना। इन 4 प्रमुख कारणों की वजह से भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया, जो कि उस समय की स्थिति के अनुसार आवश्यक था। तो ये हमारे चैप्टर 4 के कुछ महत्वपूर्ण अन्य पॉइंट्स थे जिनको आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू के बेस पे या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के बेस पे, जिसकी आप लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी था।
इसी कारण से मैंने आप लोगों को ये अलग से पॉइंट करके दिए हैं। इन पॉइंट्स को आप लोगों को स्टडी कर लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका जो 1 मार्क्स का है वो छूटे नहीं। तो ये तो हमारा चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का आगे कंप्लीट होता है और आप लोग इसको लगातार स्टडी करें और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आपको कोई भी चीज ऐसा लगे कोई भी वर्ड कि जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। और आप लोग लगातार स्टडी करते रहें इन वीडियोस की ताकि आप लोग ये अच्छे से याद हो जाए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग लगातार अपनी स्टडी में लगे रहें। थैंक यू।